नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी साझा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कुषाण शासक कनिष्क का शासनकाल। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत की स्थापना की थी, जब इसका राज्याभिषेक हुआ, और इस संवत का प्रयोग चौथी शताब्दी के मध्य तक पश्चिमी भारत के शक क्षत्रप करते रहे थे। इसलिए इस संवत को शक संवत कहा जाने लगा। वेनसांग के अनुसार कनिष्क की राजधानी पेशावर थी। कनिष्क ने इसकी स्थापना कुसुमपुर के नाम से की थी। कुषाणों की शीतकालीन राजधानी मथुरा थी। मथुरा के पास मौट नामक गांव में कुषाण राजाओं का शीतकालीन महल था। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के विकास के लिए चैत्यों एवं विहारों का निर्माण करवाया तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का हर संभव प्रयास किया। कनिष्क कला और विद्या का आश्रयदाता था। उसके पुरोहित संघ रक्षक ने मार्गभूमि नामक ग्रंथ की रचना की थी। आयुर्वेद का प्रसिद्ध विद्वान चरक उसका राजवैद्य था। चरक ने चरक संहिता नामक चिकित्सा शास्त्र लिखा था। कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागार्जुन, पार्श्व, अश्वघोष तथा वसुमित्र रहते थे। उसके प्रधानमंत्री का नाम मातर था। नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र, जिसे मध्यमिका कारिका भी कहा जाता है, ये एक प्रसिद्ध दार्शनिक किताब है। नागार्जुन को दर्शन शास्त्र में तर्क का संस्थापक माना जाता है। नागार्जुन दार्शनिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रज्ञा पारमिता सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है और इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, क्योंकि प्रज्ञा पारमिता सूत्र में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत मिलता है। इसलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, क्योंकि आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। वसुमित्र ने त्रिपिटकों पर विभाषा शास्त्र, जिसे महाविभाषा सूत्र भी कहा जाता है, इसकी रचना की। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। अश्वघोष की तुलना जॉन मिल्टन, गेटे तथा वाल्टेयर से की जाती है। अश्वघोष ने एक महाकाव्य बुद्धचरित, एक काव्य सौंदरानंद, 2 नाटक सारिपुत्र प्रकरण तथा राष्ट्रपाल लिखे। इनमें बुद्धचरित को बौद्ध धर्म की रामायण कहा जाता है। पार्श्व के सुझाव पर कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवल विहार में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन वसुमित्र की अध्यक्षता में किया था। कनिष्क के शासनकाल में मूर्ति कला की गांधार शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। कनिष्क के समय में पेशावर गांधार शैली की कला का मुख्य केंद्र था। गांधार कला को यूनानी बौद्ध कला भी कहा जाता है। पेशावर के निकट एक बड़ा स्तूप संभवतः यवन अधिकारी अगेसिलॉस की देखरेख में बनवाया गया था, जो कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता था। कनिष्क के समय गांधार कला शैली के अतिरिक्त मथुरा कला शैली का भी विकास हुआ। मथुरा कला शैली में लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है। लाल चित्तीदार पत्थर इसमें प्रयोग किए जाते थे, और गांधार कला शैली में काले रंग के पत्थरों का इस्तेमाल होता था। मथुरा कला शैली में निर्मित एक मूर्ति मथुरा में मिली है।
जिसमें कनिष्क को सैनिक पोशाक में खड़ा दिखाया गया है। कनिष्ककालीन व्यापार की जानकारी अवदान शतक से प्राप्त होती है। भारतीयों के लिए रेशम मार्ग सिल्क रोड कनिष्क ने ही शुरू किया था। कुषाणों ने बाहर के देशों खासकर रोम से व्यापारिक संबंधों को तीव्र किया। रोमन सम्राटों के पार्थियन शासकों से अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए वे कुषाणों की ओर झुके, यानी कि कुषाणों के साथ उन्होंने अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाया। कुषाण शासकों खासकर कुजुलकद फिसेस द्वारा रोमन ओरेई डिजाइन तथा वजन की शुरुआत संभवतः व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, यानी कि रोमन डिजाइन और वजन की शुरुआत जो थी वो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इनकी जो मुद्राएं हैं, उनका जो डिज़ाइन है और जो वजन है, माप तोल है जो उनकी, वो काफ़ी हद तक रोमन मुद्रा से मेल खाती है। कुषाणों ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे। तांबे के सिक्के नाग शासकों खासकर गणपति नाग द्वारा भी बड़ी मात्रा में जारी किए गए थे, लेकिन कुषाण शासकों द्वारा तांबे के सिक्के सबसे ज़्यादा मात्रा में जारी किए गए थे। कनिष्क का सबसे प्रसिद्ध युद्ध चीन के शासक के साथ हुआ था। चीनी इतिहासकारों के अनुसार चीनी सम्राट के प्रसिद्ध सेनापति पान चाउ ने 73 से 78 ईस्वी के आसपास मध्य एशिया पर अधिकार कर लिया था। परिणाम स्वरूप चीनी साम्राज्य की पश्चिमी सीमा कैस्पियन सागर तक पहुंच गई और कुषाण राज्य की सीमा को भी स्पर्श करने लगी। कनिष्क ने सेनापति पांचाऊ के पास मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए अपना एक राजदूत भेजा और चीनी सम्राट की कन्या से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। कनिष्क की इस मांग को सेनापति पांचाऊ ने अपमानजनक समझा और दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, जिसमें पांचाऊ की विजय हुई। चीनी सेना विजय रही थी, किंतु कनिष्क ने सेनापति पांचाऊ की मृत्यु के बाद चीन पर दूसरी बार आक्रमण कर चीनी सेना को पराजित किया और मध्य एशिया के प्रदेशों यारकंद, खोतान और काशगर पर अधिकार कर लिया। लेखों में कनिष्क को महाराजा धीराज देवपुत्र कहा गया है। देवपुत्र उपाधि चीनी सम्राटों के स्वर्गपुत्र उपाधि का अनुकरण है। जिस प्रकार से चीनी सम्राट स्वर्गपुत्र की उपाधि लेते थे, उसी की नकल में देवपुत्र उपाधि जो है वो कुषाण शासकों ने ली थी और सबसे पहले देवपुत्र की उपाधि कनिष्क ने धारण की थी। कनिष्क ने पार्थिया के राजा नानसी को भी युद्ध में पराजित किया था। पार्थिया और कनिष्क के बीच युद्ध के दो कारण थे। पहला, पार्थिया के एरियाना प्रदेश पर कुषाणों का अधिकार होना, जिस कारण कुषाण एवं पार्थिया साम्राज्य की सीमाएं परस्पर मिली हुई थी। एरियाना प्रदेश को पार्थियन जो थे वो संभवतः पुनः प्राप्त करना चाहते थे। दूसरा कारण था बैक्ट्रिया पर कुषाणों का अधिकार होना। बैक्ट्रिया की स्थिति व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसके परिणाम स्वरूप महान सिल्क मार्ग की तीनों मुख्य शाखाओं पर कुषाणों का अधिकार था और संभवतः व्यापारिक रूप से मजबूत होने के लिए पार्थियन शासक बैक्ट्रिया पर भी अपना अधिकार करना चाहते थे। कुमारलात की कल्पना मंडिटिका एवं बौद्ध ग्रंथ श्री धर्म पिटक निदान सूत्र में कनिष्क की पूर्वी भारत की विजयों का उल्लेख मिलता है।
कनिष्क ने पाटलिपुत्र को जीत लिया था और वहाँ से प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष और गौतम बुद्ध का कमंडल प्राप्त किया था। कनिष्क की इस विजय का समर्थन उसके सिक्कों और लेखों से भी होता है जो उस क्षेत्र में मिले हैं। कौशाम्बी से कनिष्क की एक मोहर तथा पश्चिम में पेशावर से लेकर पूर्व में मथुरा और सारनाथ तक उसके लेख प्राप्त हुए हैं। उसके लेख पेशावर, जेदा व मणिक्याल जो कि रावलपिंडी में है, सुई विहार जो कि बहावलपुर में है, ये सभी पाकिस्तान में हैं। वहाँ से भी कनिष्क के जो हैं लेख मिले हैं। भारत में मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, सारनाथ तथा सांची में कनिष्क के लेख मिलते हैं। सारनाथ लेख में उसके शासनकाल के 3रे वर्ष का उल्लेख है और इसी लेख में महाक्षत्रप, खरपल्लान और क्षत्रप वनस्पर का नाम भी मिलता है। पुराणों में आंध्र सातवाहन वंश के बाद मगध का शासक वनस्पर को बताया गया है। यह वनस्पर कनिष्क द्वारा नियुक्त मगध का क्षत्रप था। क्षत्रप मतलब राज्यपाल। महाक्षत्रप खरपल्लान की नियुक्ति मथुरा के प्रदेश पर शासन करने के लिए की गई थी। तो जो मथुरा में था क्षत्रप या महाक्षत्रप खरपल्लान था और जो मगध में क्षत्रप था वो वनस्पर था। लल्ल तथा लाइक या लियाक उत्तर पश्चिम में उसके क्षत्रप थे। इस प्रकार शकों की भांति कनिष्क ने कुशल प्रशासन के लिए साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित कर क्षत्रप तथा महाक्षत्रपों की नियुक्ति की थी। कनिष्क के लेखों में मंत्री परिषद जैसी किसी संस्था का उल्लेख नहीं मिलता। ग्रामों का स्थानीय शासन ग्रामिक तथा ग्राम कुट्टक द्वारा चलाया जाता था, जिनका उल्लेख वासुदेव के मथुरा लेख में मिलता है। कनिष्क के सिक्के उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ व गोरखपुर से तथा बंगाल के तामलुक, ताम्रलिप्ति व महास्थान से, उड़ीसा के मयूरभंज, शिशुपालगढ़, पुरी और गंजाम आदि स्थानों से मिले हैं। ईरानी देवता अग्नि, चंद्र, सूर्य जिन्हें क्रमशः आतश, मह, मिहिर कहा जाता है, ईरानी भाषा में ईरान के ये देवी देवता हैं। ग्रीक देवता हेलियर, प्राचीन एलम की देवी नाना और भारतीय देवी देवता जैसे कि शिव, स्कंद, वायु और बुद्ध आदि नाम या चित्र के रूप में कनिष्क के सिक्कों पर अंकित हैं। उसके तांबे के सिक्कों में कनिष्क को एक वेदी पर बलिदान करते हुए प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार उसके सिक्कों पर यवन, जारथुस्त्र यानी कि ईरानी और भारतीय सभी प्रकार के देवी देवताओं के चित्र अंकित हैं, जो उसकी धार्मिक उदारता और सहिष्णुता के परिचायक हैं। कनिष्क के राज्यारोहण के समय कुषाण साम्राज्य में अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया और पार्थिया के कुछ प्रदेश शामिल थे। कनिष्क ने अपनी विजयों के द्वारा एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसमें अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया एवं पार्थिया के प्रदेशों के साथ साथ मध्य एशिया, चीनी तुर्किस्तान तथा बंगाल तक के क्षेत्र शामिल थे। चीनी तुर्किस्तान में खोतान, यारकंद और काशगर ये शामिल होते हैं।
ये कनिष्क ने विजय किए थे। तिब्बत की बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार कनिष्क ने खोतान के राजा विजय सिंह के पुत्र विजय कीर्ति के साथ मिलकर सातवाहनों से साकेत यानी कि अयोध्या जीत लिया था। कल्हण की राजतरंगिणी में कनिष्क झुस्क व हुस्क द्वारा कश्मीर पर राज करने तथा वहां कनिष्क द्वारा अपने नाम पर एक नगर कनिष्कपुर बसाने का उल्लेख मिलता है। यहाँ उसने एक स्तंभ भी खड़ा करवाया था जो आज भी उसके नाम से विख्यात है। अफगानिस्तान के बगलान से 1993 ईस्वी में प्राप्त राबाटक शिलालेख से कनिष्क के पूर्वजों के बारे में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। इस लेख में कनिष्क ने अपने परदादा कुजुल कदफिसेज, दादा सद्दाशकन, पिता विम कदफिसेज एवं स्वयं अपना उल्लेख किया है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी कुषाण शासक कनिष्क के विषय में जो हमने आपसे साझा की है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like and share the video and subscribe my channel. Thanks again.